1947 में भारत की आज़ादी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर। आज़ादी की खुशी में जहां एक ओर जश्न का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ देश के विभाजन के कारण अफरा तफरी मची हुई थी। जहां एक तरफ कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान कश्मीर में घुसकर कत्लेआम कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम अलग मुल्क बनाने पर इस कदर अड़े थे कि वो पाकिस्तान और कई विदेशी ताकतों से मदद मांग रहे थे। कश्मीर और हैदराबाद के अलावा भी कई प्रिंसली स्टेट में भी उथल पुथल मची हुई थी। दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय कुल मिलाकर 565 रियासतें थीं, जिनको यूनाइट किए बिना आज के भारत की कल्पना करना संभव नहीं था। इन रियासतों के एकीकरण का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे सरदार पटेल ने भारत को यूनाइट किया, कौन कौन से तरीके और नीतियां अपनाई, और वह कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिन्होंने इंडियन डोमिनियन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, स्वतंत्रता के समय भारत के अंतर्गत 3 तरह के क्षेत्र आते थे। नंबर 1, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र। यह वह क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। यहाँ पर जब ब्रिटिश रूल करते थे तो सीधे करते थे, न कि किसी शासक की मदद से। नंबर 2, देसी राज्य अर्थात प्रिंसली स्टेट्स। इन प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिश का सीधा शासन नहीं था, बल्कि यहाँ पर ब्रिटिश लोकल प्रिंसेस की मदद से राज्य करते थे। हालांकि इन प्रिंसेस के पास ज्यादा पावर नहीं थी। उस समय ये देसी रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या को कवर करती थी। नंबर 3 में आते थे फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र। इसमें चंद्रनगर, पांडिचेरी और गोवा शामिल थे। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो 2 भागों में इसका विभाजन हो चुका था। भारत से अलग हुआ भाग एक दिन पहले ही, यानी कि 14 अगस्त 1947 को विश्व नक्शे पर पाकिस्तान के रूप में नया देश अस्तित्व में आ चुका था। अंग्रेजों ने भारत को तो स्वतंत्र कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही भारत की देशी रियासतों को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तब भारत 565 रियासतों में बटा था। भारत के तत्कालीन नेतृत्व पर रियासतों का भारतीय संघ में विलय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ब्रिटिश हुकूमत ने कहा था कि प्रिंसली स्टेट्स भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार अंग्रेज भारत से जाते जाते भारत की एकता को नष्ट कर गए। ब्रिटिश सत्ता के इस निर्णय से कुछ भारतीय नरेशों को हार्दिक प्रसन्नता हुई और वे यह स्वप्न देखने लगे कि आगे चलकर वे भी पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे या फिर मनचाही शर्तों पर भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में सम्मिलित होंगे। इतना ही नहीं, यदि उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकेंगे। वैसे भी भारत की स्वतंत्रता में राजशाही का कोई विशेष योगदान नहीं था। बहुत से शासक केवल नाम मात्र के ही शासक थे। छोटे छोटे रजवाड़े अपने किलों में या दरबारों में अपनी प्रशंसा करा के ही खुश हो जाते थे, परंतु इसके उपरांत भी उनके भीतर यह इच्छा अवश्य थी कि स्वतंत्र भारत में संभवतः वह भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकेंगे। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में वह भी अपनी स्वतंत्रता खोज रहे थे। उनकी यह इच्छा उस समय और भी बढ़ गई जब अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को यह अधिकार दे दिया कि वह चाहे तो भारत के साथ जा सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, और यदि वह चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती हैं। बहुत से राजाओं ने तो स्वतंत्रता मिलते ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के सपने पालने आरंभ भी कर दिए थे। इससे भारत की एकता को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। इस खतरे को भांपकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जून 1947 को एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में बहुत वाद विवाद के बाद यह निश्चय किया गया कि देशी रियासतों से बात करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जाएगी। सरदार पटेल की अगुवाई में 5 जुलाई 1947 को राज्य विभाग की स्थापना हुई और श्री बीपी मेनन को इस विभाग का सचिव बनाया गया। अब यदि बात करें कि यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन का क्या रोल है, तो लॉर्ड माउंटबेटन को इस बात के लिए कन्विंस किया जा रहा था कि आपको इतिहास कैसे याद रखिएगा, यह आपके ऊपर है। यहाँ पर सरदार पटेल और बीपी मेनन ने लॉर्ड माउंटबेटन को यह समझाया कि आप जितने भी रजवाड़े हैं, इनको आप भारत के साथ आने के लिए कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कई रियासतों की भौगोलिक स्थिति भारत के अनुकूल थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन को यह समझ में आया कि यदि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना है तो मुझे सही का फैसला करना होगा, और यही सही होगा कि मैं इन रजवाड़ों को सही और गलत का रास्ता बताऊं। अब देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रक्रिया तय कर दी गई। राज्यों को 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया गया, जिसमें पहला था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में इस बात की पुष्टि की गई कि देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के बीच जो प्रथाएं और समझौते थे, उन्हें अब स्वतंत्र भारत द्वारा भी जारी रखा जाएगा। इस एग्रीमेंट में कहा गया कि ब्रिटिश काल में आपके पास ना तो डिफेंस की पावर थी, ना ही कम्युनिकेशन की पावर थी, और ना ही फॉरेन पॉलिसी की पावर थी। तो आप यह केवल तीनों पावर भारत सरकार को सौंप दो, बाकी सब अधिकार अपने पास रख लो। अब जब प्रिंसली स्टेट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन करने को तैयार हो गए, तो फिर इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को कहा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से एक और आगे का कदम था
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसे सरदार पटेल और बीपी मेनन ने ड्राफ्ट किया था, जिस पर लोकल प्रिंसेस को इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बनने के लिए साइन करना होता था। ये डॉक्यूमेंट इंडिया का एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आज के इंडिया की नींव इन्हीं सिग्नेचर पर रखी गई है जो कि उन सारे प्रिंसेस ने किए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहा गया कि रियासतों को अपने राज्य को स्वतंत्र भारत में पूरी तरह से विलय करना होगा और भारत के संविधान को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यदि फ्यूचर में आपका कोई उत्तराधिकारी हुआ तो उसको यह अधिकार नहीं होगा कि वह भारत से अलग होने का प्रस्ताव रखे। इसके बदले में आपकी जो भी इकोनॉमिक स्थिति है वह वैसी ही रहेगी, और यदि आपका कोई घाटा हो रहा है तो सरकार एक प्रिवी फंड लाएगी और उस प्रिवी फंड के द्वारा आपको पूरा कंपेंसेशन दिया जाएगा। अब इतने सारे रजवाड़ों को इसके लिए तैयार करना कोई सरल कार्य नहीं था। ऐसे काफी राज्य थे जो कि इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। तब सरदार पटेल जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इन रजवाड़ों से कहा कि यदि आप भारत के साथ आने को तैयार नहीं हैं तो इसमें आपका ही नुकसान तय है, क्योंकि आपकी रियासत के जो लोग हैं उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है और वह खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहना चाहते हैं। यदि आप लोग आज भारत के साथ नहीं आते हैं तो कल निश्चित रूप से आपकी जनता विद्रोह कर देगी, क्योंकि वह खुद मोनार्की में नहीं रहना चाहती है। इसलिए जब कल को यदि आपकी जनता रिवोल्ट करेगी और यदि इससे भारत की सीमा क्षेत्र में अशांति फैली तो इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि हम आपके खिलाफ ही विद्रोहियों का साथ देंगे और तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो इस प्रकार जो भी प्रिंसली स्टेट भारत के साथ नहीं आ रहे थे उन पर पटेल जी ने प्रेशर क्रिएट करके कन्विंस किया। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड और भेद की नीति का अनुसरण करते हुए भारत के राजनीतिक एकीकरण के कार्य को बड़ी ही कुशलता पूर्वक पूरा किया। इस कार्य में सरदार पटेल के साथ साथ उनके सेक्रेटरी बीपी मेनन और प्रिंसली स्टेट के उन लोगों का भी काफी योगदान था जो कि भारत के इंटीग्रेशन में पटेल जी के साथ खड़े थे। सरदार पटेल और बीपी मेनन के एफर्ट के बाद भी ऐसा नहीं था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए सारी स्टेट मान गई थी। कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो कि इसके बिल्कुल खिलाफ थे, और वह थे त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन सभी स्टेट के इंडियन डोमिनियन में शामिल होने की कहानी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रावणकोर के बारे में। त्रावणकोर पहली रियासत थी जिसने भारत को आधिकारिक आज़ादी मिलने से पहले घोषणा कर दी थी कि जैसे ही ब्रिटेन भारत की सत्ता छोड़ेगा त्रावणकोर एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। त्रावणकोर के राजा चथरा थिरुमल बलराम वर्मा ने खुद त्रावणकोर की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इतिहासकारों के मुताबिक बलराम वर्मा के इस फैसले के पीछे उनके दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का हाथ था। उसने एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वप्न देखा था। आज भी इस रियासत का जिक्र होता है तो लोग इसकी अमीरी की बात करते हैं। सोने, चांदी और मुद्रा के अलावा इस अमीर रियासत के पास समुद्री व्यापार की चमक और बेशकीमती मोनाजाइट का भंडार था, जिसे हर कोई अपना बनाना चाह रहा था। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा चथरा थिरुनल बलराम वर्मा सिर्फ नाम के लिए राजा थे। उनकी रियासत के अधिकतर फैसले सीपी रामास्वामी अय्यर ही लेते थे। राजा सिर्फ उनके फैसले पर मुहर लगाते थे। त्रावणकोर को स्वतंत्र रखने के मामले में भी राजा ने ऐसा ही किया था। राजा की सहमति के बाद सीपी जमीन पर सक्रिय हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा को समझाना शुरू कर दिया। जानकार बताते हैं कि सीपी रामास्वामी अय्यर ने त्रावणकोर को स्वतंत्र रखने के लिए खूब मेहनत की। रियासत के हर प्रभावी इंसान के साथ उन्होंने मुलाकात की और समझाया कि त्रावणकोर का स्वतंत्र रहना क्यों जरूरी है, लेकिन वो जनता का दिल पूरी तरह से जीतने में कामयाब नहीं हुए। बेहद कम संख्या में लोग उनसे सहमत हुए और उनके समर्थन में आगे आए। सीपी रामास्वामी अय्यर को जब इसका एहसास हुआ तो उसने पाकिस्तान से मदद लेने का प्लान तैयार किया और मोहम्मद अली जिन्ना से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। सीपी को इस बात का डर था कि भारत सरकार उस पर कार्रवाई करते हुए त्रावणकोर पर कब्जा कर सकती है। भारत को लेकर सीपी रामास्वामी अय्यर की राय सही थी। जैसे ही पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पता चला कि सीपी पाकिस्तान के कनेक्शन में है तो उन्होंने नकल कसनी शुरू कर दी। इन सबसे परेशान होकर सीपी अंग्रेजों से मांग करते हैं कि त्रावणकोर को स्वतंत्र रहने की मान्यता दी जाए। सीपी रामास्वामी अय्यर को उम्मीद थी कि उसे मदद मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजों की नजर त्रावणकोर में मौजूद कीमती मोनाजाइट के भंडार पर थी। वो उसे अपना बनाना चाहते थे। सीपी को लग रहा था कि अंग्रेज इस संपदा के लालच में उनके हित में फैसला जरूर सुनाएंगे। अफसोस सीपी अंग्रेजों को मनाने में कामयाब नहीं हुए और माउंटबेटन ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी। यह सीपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन त्रावणकोर की जनता सीपी के मंसूबे समझ गई थी और उसके खिलाफ खड़ी होने लगी थी। जब जुलाई 1947 के अंत में केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य के द्वारा इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया और जैसे तैसे इनकी जान बची, तो मौत के मुंह से वापस आने के बाद सीपी को एहसास हो गया कि वो कितना गलत था। इस तरह 30 जुलाई 1947 को यह रियासत भारत का आधिकारिक हिस्सा बन गई। अब चलिए हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में।
दोस्तों, कश्मीर का किस्सा अब अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है। संक्षेप में कहें तो उस समय के कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। राजा हरि सिंह डोगरा वंश के चौथे शासक थे और इन्होंने 1925 में यहाँ की राजगद्दी संभाली थी। कश्मीर की स्थिति हैदराबाद और जूनागढ़ के ठीक विपरीत थी। यहाँ का राजा तो हिंदू था, लेकिन ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। वहाँ की तत्कालीन लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के भारत में विलय का समर्थन किया, लेकिन राजा हरि सिंह ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा हरि सिंह भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने में वह दुविधा में थे। अगर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो उनके हिंदू राजवंश का सूरज अस्त हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान की नींव धार्मिक आधार पर रखी गई थी। दूसरी ओर राजा हरि सिंह भारत के साथ आने में भी अलग उलझन में फंसे थे। वह जानते थे कि भारत डेमोक्रेटिक सिस्टम पर कार्य करने वाला देश बनेगा और ऐसे में उन्हें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में उन्होंने कश्मीर को स्वतंत्र रखना ही ठीक समझा। उधर मोहम्मद अली जिन्ना की नजर कश्मीर पर थी और उन्हें लगता था कि कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है और इसलिए कश्मीर पर पाकिस्तान का ही हक है। हालांकि आजादी से पहले 12 अगस्त 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ही स्टैंड स्टिल का प्रस्ताव भेजा था। इसके अनुसार कश्मीर की स्थिति जैसी है वैसी ही रहने देना। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन भारत ने इससे इनकार करते हुए राजा के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया। हालांकि इस बुलावे पर कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं गया। इसी दौरान जिन्ना ने भी अपने सचिव को श्रीनगर भेजा ताकि महाराजा हरि सिंह को कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के लिए मना सकें। लेकिन इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह को चेतावनी भरा खत भेजा, जिसमें लिखा था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में नाकाम रहता है तो भविष्य में एक गंभीर संकट उसका इंतजार कर रहा है। इस खत ने महाराजा हरि सिंह को चौकन्ना कर दिया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह का झुकाव भारत की तरफ होने लगा। जेल में बंद शेख अब्दुल्ला को भी रिहा कर दिया जाता है। शेख अब्दुल्ला हमेशा से ही मुस्लिम लीग और जिन्ना के विरोधी थे। जेल से रिहाई के बाद उनकी दोस्ती नेहरू से और भी गहरी होती गई। आखिर ऐसा पाकिस्तान को कहां रास आने वाला था। अब जब पाकिस्तान को लगने लगा कि कश्मीर उसके हाथ से जाने वाला है तो 22 अक्टूबर 1947 को हजारों की संख्या में पाकिस्तानी फौज ने पठानी कबायलियों की मदद से कश्मीर पर धावा बोल दिया। हालात बिगड़ता देख राजा हरि सिंह ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी, लेकिन नियमानुसार भारतीय सेना कश्मीर में तब तक नहीं जा सकती थी जब तक कश्मीर का भारत में विलय न हो जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस बारे में स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी, जिसके बाद राजा हरि सिंह के पास भारत में विलय के अलावा कश्मीर को बचाने का दूसरा रास्ता नहीं था। लिहाजा 25 अक्टूबर 1947 को बीपी मेनन जम्मू पहुंचते हैं और अगले ही दिन यानी 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं। इस प्रकार कश्मीर का भारत में विलय हुआ और भारत ने 27 अक्टूबर की सुबह ही अपने राज्य कश्मीर की सुरक्षा के लिए भारतीय फौज को श्रीनगर भेज दिया। सेना ने ऑपरेशन शुरू किया और कबायली लड़ाकों को न केवल श्रीनगर में घुसने से रोका बल्कि कश्मीर घाटी से भी उन्हें पीछे ढकेल दिया। अब पाकिस्तान ने खुले तौर पर कश्मीर में अपनी फौज भेज दी। इसके कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की कार्यवाही का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा देते हैं। आखिरकार 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हुआ और दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, जिसे LOC कहा गया। लिहाजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत का कब्जा रहा और गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा रहा, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर और भारत POK कहता है। चलिए अब हम चलते हैं जूनागढ़ की ओर। जूनागढ़ पश्चिम भारत के सौराष्ट्र इलाके का एक बड़ा राज्य था। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान के साथ अधिमिलन का ऐलान कर दिया था। इसमें जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो की मुख्य भूमिका रही थी। हालांकि महाबत खान की ये सबसे बड़ी मूर्खता थी जो उसने पाकिस्तान के बहकावे में आकर पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला कर लिया था। लगभग 3300 वर्ग मील में फैली जूनागढ़ रियासत की 80% आबादी हिंदू थी। सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू आबादी के कारण ही नहीं बल्कि भौगोलिक नजरिए से भी जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय का कोई तर्क संगत आधार नहीं था। सड़क मार्ग से उसका पाकिस्तान से कोई संपर्क नहीं था। काठियावाड़ इलाके की इस रियासत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर फैला है और हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र सोमनाथ मंदिर भी इसी रियासत के अंतर्गत आता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नवाब ऐसा कर सकता है, क्योंकि वहाँ की जनता किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने अपने दीवान शाहनवाज भुट्टो के बहकावे में आकर पाकिस्तान के साथ विलय कर दिया था। 19 दिसंबर 1947 को बीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा गया ताकि वो पता लगा सकें कि जूनागढ़ के नवाब की बगावत का असली कारण क्या था। प्लान के मुताबिक बीपी मेनन जूनागढ़ पहुंचते हैं और नवाब से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नवाब के दीवान शाहनवाज भुट्टो के रहते है आसान नहीं था। जब बीपी मेनन नवाब से मिलने
मिलने जाते हैं तो शाहनवाज भुट्टो नवाब साहब के बीमार होने का बहाना बनाकर उनसे मिलने नहीं देता है। बार बार एक ही जवाब सुनने के बाद बीपी मेनन को समझ आ गया था कि दीवान ऐसा क्यों कर रहा है। वो समझ चुके थे कि बगावत की असली वजह क्या है। बीपी मेनन ने जाते जाते समय जूनागढ़ के दीवान को कठोरता से सरकार का संदेश देते हुए कहा था कि अगर नवाब ने अपने फैसले पर विचार नहीं किया तो उनका खात्मा तय है। इसके बाद बीपी मेनन ने जूनागढ़ के लोगों में भारत सरकार के प्रति भरोसा बनाना शुरू कर दिया। बीपी मेनन ने उन लोगों से मुलाकात का दौर तेज किया जो नवाब और भुट्टो से नाराज थे। जल्द ही बीपी मेनन की मेहनत रंग लाई और जूनागढ़ की 2 छोटी जागीरें भारत सरकार के साथ आकर खड़ी हो गईं। कहते हैं कि भारत सरकार के इस कदम से नाराज होकर नवाब ने उन दोनों रियासतों पर अपनी सेना भेज दी थी जो भारत के साथ आ गई थीं। नवाब का यह कदम उसे भारी पड़ा और सरदार पटेल ने जूनागढ़ का सैन्य हस्तक्षेप के साथ इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया। महाबत खान ने पाकिस्तान से मदद मांगी लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ जूनागढ़ की जनता भी नवाब के फैसले से नाराज थी और देखते ही देखते जनता ने नवाब के फैसले के खिलाफ बड़ा विद्रोह कर दिया। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि जूनागढ़ का नवाब महाबत खान बोरियां बिस्तर बांधकर कराची भाग गया। नवाब के भागने के साथ जूनागढ़ की जनता ने भारत के साथ मिलने की मांग की। इस प्रकार 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत गणराज्य का हिस्सा बना। लेकिन सरदार पटेल ने सोचा कि अगर हमने ऐसे ही जूनागढ़ को भारत में मिलाया तो दुनिया के सामने एक छवि बन जाएगी कि भारत ने हमला कर जूनागढ़ पर कब्जा किया। लिहाजा सरकार ने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया जिसमें कुल 2,01,457 वोटरों में से 1,90,870 ने अपने वोट डाले। इसमें से पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े। इस तरह जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब हम बात करते हैं भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट हैदराबाद की। हैदराबाद राज्य काफी साधन संपन्न था। इसका नवाब निजाम उस्मान अली खान था। नवाब उस समय दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में शामिल था। निजाम उस्मान अली खान की रियासत में 85% हिंदू थे पर सेना और शासन में मुसलमानों का दबदबा था। उस समय आबादी और कुल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। उसका क्षेत्रफल लगभग 82,000 वर्ग मील था जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक था। हैदराबाद रियासत के निजाम ने किसी भी कीमत पर भारत में विलय के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए खुद को स्वतंत्र रखने का ऐलान कर दिया था। भारत के लिए यह ना तो भौगोलिक रूप से, ना ही सांस्कृतिक रूप से और ना ही राजनीतिक रूप से यह संभव था कि हैदराबाद देश के बीचों बीच एक नासूर की तरह बना रहे। हैदराबाद के शासन को बनाए रखने के लिए रजाकार नामक इनकी एक निजी सेना थी जिसका उद्देश्य हर कीमत पर हैदराबाद के भारत में विलय का विरोध करना था। स्वतंत्रता के समय इसके हेड कासिम रिजवी थे और इस दौरान रजाकार हैदराबाद से गुजरने वाली ट्रेनों को लूट लिया करते थे। रजाकारों ने बहुसंख्यक हिंदुओं पर काफी अत्याचार किए। लोग डरकर हैदराबाद और आसपास के इलाकों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। हैदराबाद से सटे हुए इलाकों में रहने वाले लोग इससे काफी परेशान थे। कहा जाता है कि निजाम ने मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क कर यह जानने की कोशिश की थी कि क्या वह भारत के खिलाफ उनके राज्य का समर्थन करेंगे। तब जिन्ना ने निजाम के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह मुट्ठी भर एलिट लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। माउंटबेटन चाहते थे कि हैदराबाद भारत में शांतिपूर्वक मिल जाए और नेहरू भी इस बात का समर्थन करते थे, लेकिन सरदार पटेल हमले की कार्रवाई करना चाहते थे। इसके बाद हैदराबाद के निजाम हथियार खरीदने और पाकिस्तान के साथ सहयोग करने की कोशिश में लग गए। इधर सरदार पटेल को जैसे ही इसकी भनक लगी तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान है और इसका समाधान सर्जरी से ही होगा। इस समय तक भारत और हैदराबाद के बीच बातचीत टूट चुकी थी और भारत ने उस पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। जब भारत के पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का फैसला किया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। भारतीय सेना की इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। भारतीय सेना का नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी कर रहे थे। भारतीय सेना को पहले और दूसरे दिन कुछ परेशानी हुई, फिर विरोधी सेना ने हार मान ली। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 5 दिनों के अंदर ही हैदराबाद के रजाकारों की कमर टूट गई और 17 सितंबर 1948 को निजाम उस्मान अली ने पटेल के सामने हाथ जोड़ दिए और भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। हैदराबाद के बाद अब हम चलते हैं अगली रियासत की ओर जो भारत में सम्मिलित होने वाला आखिरी प्रिंसली स्टेट था। इस रियासत की एक पहचान यह भी है कि यहाँ करीब 100 साल तक महिला शासकों का राज रहा। मौजूदा समय में हम इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भोपाल रियासत के बारे में, जिसने आज़ादी के 2 साल बाद तक अपने यहाँ भारत का तिरंगा झंडा नहीं लहराया था। साल 1926 में भोपाल के नवाब बने हमीदुल्लाह खान मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे और हमीदुल्लाह खान मोहम्मद अली जिन्ना के काफी अच्छे दोस्त
दोस्त थे। इसके बावजूद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने की बात आई तो हमीदुल्लाह ने कश्मीर और हैदराबाद जैसी रियासतों की तरह खुद के लिए एक स्वतंत्र रियासत की दलील दी और दोनों विकल्पों में विलय करने से मना कर दिया। भोपाल के स्वतंत्र रियासत बने रहने की हमीदुल्लाह की अपील को माउंटबेटन ने खारिज किया और कहा कि दो देशों के बीच एक छोटी सी रियासत कैसे स्वतंत्र स्टेट बनकर रह सकती है। क्योंकि आजादी का दिन पास आ रहा था, इसलिए रियासतों के नवाबों के लिए किसी एक विकल्प के साथ जाना मजबूरी हो गया था। जब भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह ने जाना कि उनके दोस्त और कुछ रियासतें भारत में शामिल हो रही हैं, तो साल 1947 में उन्होंने भी भारत में शामिल होने में अपनी सहमति दर्ज कर दी। हालांकि कुछ समय तक हमीदुल्लाह इसी कोशिश में लगे रहे कि भोपाल रियासत एक स्वतंत्र रियासत बनकर उभरे। वास्तव में मसला यह था कि भोपाल एक मुस्लिम नवाबी स्टेट था, लेकिन वहाँ आबादी हिंदू बहुल थी। जब नवाब के अलग रहने की इच्छा सामने आई तो दिसंबर 1948 में भोपाल में एक जन आंदोलन शुरू हुआ। जब नवाब हज के लिए गए हुए थे तो शंकर दयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता जैसे नेताओं के नेतृत्व में भोपाल के भारत में विलय के लिए मर्जर मूवमेंट शुरू हुआ। जैसे जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ा तो वैसे ही नवाबी व्यवस्था ने इसे कुचलने की कोशिश भी की, जिसमें कुछ आंदोलनकारी शहीद हो गए। भोपाल में आंदोलन इतना तेज भड़का कि नवाबी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी और इसमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए। तब सरदार पटेल ने बीपी मेनन को स्थिति काबू करने के लिए कहा। बीपी मेनन ने भोपाल के नवाब पर दबाव बनाया और साथ में एक करार किया। कारण नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए और अंत में 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस प्रकार सरदार पटेल ने अपना कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए अपनी कूटनीतिक समझ, दृढ़ और संयम के साथ सभी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने का कार्य पूरा किया। उनकी कठिन मेहनत और राजनीतिक कुशलता के कारण ही भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा हो पाया। अगर पटेल का नेतृत्व न होता तो शायद भारत का भूगोल और राजनीति कुछ और ही होती। उन्होंने सिर्फ रियासतों को जोड़ने का कार्य ही नहीं किया, बल्कि भारतीय समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को भी मजबूत किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इससे लेकर आपके जो भी सुझाव हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।